स्टूडेंट, इसकी हम 4 वीडियो पढ़ चुके हैं इस चैप्टर से। आप 1-2 महीने की बैक वीडियो देखोगे तो 4 वीडियो मुगल शासन से हो चुकी हैं। 4th चैप्टर है ये आपका 7th क्लास का हिस्ट्री का, जिसमें हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे, मुगल शासकों के बारे में पढ़ रहे थे। और मुगलों का जो शासन है वो बाबर से शुरू होकर बाबर, हुमायूं और इनके एक्चुअल जो राजा थे वो अकबर, शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां, और फिर उसके बाद औरंगजेब। अब मुगलों की हम नीतियां पढ़ रहे थे कि दूसरे राजाओं के साथ उनके संबंध कैसे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा था, उनका सरकार कैसे चलती थी, अधिकारी कैसे होते थे, उनको पे मिलती थी या कुछ और, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। उनमें एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती थी मनसबदार, जागीरदार। पता है, एक सेंटर में राजा होता है, वो दिल्ली बैठता था राजा। अब उस दिल्ली में बैठे हुए राजा को भिन्न भिन्न राजाओं से सैनिक सहायता चाहिए, उन्हें टैक्स इकट्ठा करने के लिए अधिकारी चाहिए। तो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते थे, मेनली जैसे राजपूत थे, उनको जीता था, उनको संतुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी जागीरदार दे दी जाती थी, उनको बड़े बड़े जमीनें दी जाती थी और उनके बदले में एक तो उनसे सैनिक सहायता मांगी जाती थी समय समय पर। जब राजा के साथ युद्ध होता किसी दूसरे राजा का, तो एक तो उनसे सैनिक सहायता मांगी जाती थी और दूसरे उनसे हर साल टैक्स लिया जाता था। जमीन पे या दूसरी वस्तुओं पर जो टैक्स लगता था, पैसे आते थे, वो जमा उन्हें राजा के पास करवाने होते थे। ऐसे लोगों को, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को मनसबदार कहते थे। यूं समझ लो कि ये राजा के बाद महत्वपूर्ण पदों पर थे, जो अपने अपने क्षेत्र में शासकों की तरह शासन करते थे, लेकिन थे राजा के अंडर ही। किसी भी मनसबदार को उनके घुड़सवारों की संख्या से और टैक्स रेवेन्यू से, कितना वो टैक्स इकट्ठा करते हैं, उससे उनकी पता चलता था कि उनकी जात क्या है। जात का मतलब यहाँ कास्ट नहीं है, वो कितने पावरफुल है। मान लो 5000 घुड़सवार दौड़ने वाला जो शासक, जो जागीरदार था या मनसबदार था, वो ताकतवर माना जाता था। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू encompass different region, the मुगल रिक्रूट डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल। जैसे जैसे उनका साम्राज्य फैलता गया, जैसे दिल्ली, हुमायूं के टाइम तो दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्र थे। अकबर ने इसका विस्तार उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में किया। औरंगजेब तो दक्षिण तक पहुंच गया था, यहाँ तक पहुंच गया था। तो जैसे जैसे क्षेत्र एक्सटेंड होते गए मुगल साम्राज्य के, तो उन्होंने भिन्न भिन्न लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती करने शुरू करे। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस टर्किश नोबल्स, क्योंकि जो बाबर था वो आधा टर्किश भी तो था ना, चंगेज की तरफ की उसकी माँ थी। अगर आप उसकी जन्म की हिस्ट्री पढ़ोगे तो थोड़े से टर्किश लोग उनके साथ आए थे, कुछ ईरानियन थे जो बाहर से आए हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने इंडियंस को भर्ती करना शुरू कर दिया। मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा एंड अदर ग्रुप। दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस वर इनरोल्ड एज मनसबदार। वो लोग जो मुगल शासन में ज्वाइन हुए मनसबदार कहे जाने लगे, मनसबदारी सिस्टम के तहत हुए। मतलब मान लो एक राजा था, अम्बेर का राजा, जिसकी बेटी जोधाबाई को मतलब ब्याह दिया गया था अकबर के साथ। अमेर के राजा को क्या किया, अमेर का तो शासन दे ही दिया, मतलब राजा तो उसे बना रहने दिया अमेर में, जैसे यह राजस्थान का राजा था वो, लेकिन साथ में उसे दिल्ली दरबार में भी एक मनसबदार की उपाधि दे दी गई, उसको महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल। मनसबदार किसे कहा जाता है? टू एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को, हु होल्ड ए मनसब, जो एक जमीन का टुकड़ा, पोजीशन ऑफ रैंक या पद। मनसब का मतलब उसकी एक पोजीशन, पोस्ट होती है। इट वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल, जो मुगलों द्वारा ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब ए ग्रेड के मनसबदार, बी ग्रेड के, जैसे ऑफिसर होते हैं ना, ए ग्रेड के ऑफिसर, बी ग्रेड के ऑफिसर, इसी तरह मनसबदार भी होते थे। फर्स्ट रैंक, सैलरी पे,
और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 चीज़ों से ये पहचाना जाता था। एक तो 6,000 का मनसबदार है या 7,000 का मनसबदार है वो रैंक, फिर उसकी सैलरी क्या होगी और उसके वो कितने घुड़सवार राजा को देगा, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उसकी। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। जो रैंक एंड सैलरी है वो तो संख्या में निर्धारित होती थी, जिन्हें जात कहते थे। द हायर द जात, जितनी बड़ी जात होती उतनी बड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, इतनी बड़ी उसकी पोजीशन होती कोर्ट में, दरबार में, उतनी ही बड़ी उसकी सैलरी होती। ओके। उसके बाद द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार्स एंड क्लेवरी मैन। मतलब अगर मनसबदार बड़ा है तो उसके उतने ही सवार होने चाहिए। सवार का मतलब घुड़सवार होने चाहिए, घोड़े होने चाहिए, उसके ऊपर सैनिक होने चाहिए। द मनसबदार ब्रोट हिज क्लेवरी मैन फॉर रिव्यू। राजा के पास दिखाने के लिए बुलाते कि हमारे पास इतने घुड़सवार है, इस किस्म के घोड़े हैं, इस तरह के सैनिक है। गोट दैम रजिस्टर, उनकी रजिस्टर्ड होते, वो रजिस्ट्री होती उनकी। हायर हॉर्स ब्रांडेड, जो हॉर्स हैं उनको एक दाग दिया जाता था, ब्रांड दी जाती थी। एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, और बाद में उनको पे दी जाती थी सैलरी के रूप में। जात रैंकिंग देख लो आप। नोबल विद जात ऑफ 5,000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1,000 इन अकबर रीजन। अकबर के रीजन में सबसे बड़ा जो रैंक था वो 5,000 जात के व्यक्ति का था, उसके बाद 1,000 वाला नीचे होता था। बट औरंगजेब के टाइम में ये घुड़सवारों की संख्या बढ़ा दी थी, और अकबर के टाइम में 29 मनसबदार थे 5,000 रैंक के, और औरंगजेब ने संख्या बढ़ा दी थी। औरंगजेब के टाइम में 79 हो गए थे, क्योंकि एक तो एरिया एक्सपेंड हो गया था, दूसरे जो है भिन्न भिन्न राजाओं से जब उसने संधि की तो रैंक बढ़ा, जरूरी हो गया था रैंक देने उनको। द मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर विच वर समवट लाइक इक्ताज। इक्ता प्रणाली आपको याद हो, इल्तुतमिश ने चलाई थी। ये भी जमीनें दे देता था और उसके बदले में जो वहाँ कमाई होती उसको टैक्स के रूप में लेता था। तो मनसबदार अपनी सैलरी जो वहाँ की जागीर थे, जो जमीन थी, उनसे जो टैक्स आता था वहाँ से कलेक्ट करते थे। बट अनलाइक मुक्तीज, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन ओन एडमिनिस्ट्रेशन देयर जागीर। लेकिन जो मुक्तीज होते थे वो तो परमानेंट वहाँ के ही बासिंदे होते थे, लेकिन जो मनसबदार होते थे वो जरूरी नहीं था कि वहीं के मतलब वहीं का लोकल राजा हो या वहीं का जागीरदार हो, वहीं का बासिंदा हो। मान लो कोई भी राजस्थान का कोई भी मनसबदार था, मान सिंह लगा लो, वो जाके महाराष्ट्र का भी मनसबदार बन सकता था, वो इनाम के रूप में जाओ से भेज देते थे। द ओनली हैड राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वाज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स वाइल द, बस वो तो क्या करते थे, वहाँ टैक्स इकट्ठा कर देते थे, वहाँ नौकर लगा देते थे, और वहाँ रहने की कोई जरूरत उन्हें होती नहीं थी। मनसबदार देमसेल्व्स सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। मनसबदार कहीं दूसरे कंट्री के दूसरे पार्ट में भी सेवाएं दे रहे होते थे। इन अकबर रीजन, अकबर के काल में दीज जागीर्स वर केयरफुली असाइंड सो दैट देयर रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू सैलरी ऑफ द मनसबदार। अकबर के काल में तो क्या था, इस तरह से ध्यानपूर्वक जागीरें बांटी जाती थी कि वो रेवेन्यू के बराबर ही हो। मान लो 5,000 वहां से कलेक्ट होते हैं तो उन्हें 5,000 का ही मनसबदार कहा जाता था। इतने ही घोड़ों की कमाई, मतलब इतने ही सैलरी दी जाए, उतनी ही कमाई आए। बाई औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब के काल में दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। लेकिन कई बार औरंगजेब में ऐसा नहीं हुआ, कई बार नाम तो उसको 5,000 या 7,000 का मनसबदार लिखा जाता है, बट इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता ही नहीं था।
देयर वाज आल्सो ए हज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, क्योंकि मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी, विच मेंट ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर, और इस वजह से उन्हें वेट करना होता कि कौन सी जागीर खाली होगी और कब उन्हें मिलेगी। These and other factor created a shortage in the number of जागीर्स, और इस तरह से धीरे धीरे जो जमीन है उसकी कमी होती गई, जागीरदारों की संख्या बढ़ती गई। इस तरह से वो नाम के तो बड़ी जागीरदारों के मालिक रह गए, लेकिन एक्चुअल में जागीर जो थी वह छोटी हो गई थी। एज ए रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एट सच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाई दे हैड ए जागीर, इसलिए उनको मुश्किल होता उतना ही टैक्स कलेक्ट करना जितना कि उनको असाइन किया गया था, मतलब सौंपा गया था कि आपने यहाँ से इतना कलेक्ट करना है। इस तरह से औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन, और ये चीजें हो रही थी बट औरंगजेब को ये चीजें रोकने में थोड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि धीरे धीरे साम्राज्य बड़ा होता गया और औरंगजेब का कंट्रोल जो है वो कम होता गया शासन में। तो मनसबदार अपनी मर्जी से एक टैक्स कलेक्ट करने लगे थे। ओके, ये एक मनसबदार है, इसके चारों ओर घुड़सवार है। देखो ये जो मनसबदार है इसने हमारे साम्राज्य को भी, जो मुगल साम्राज्य उसका थोड़ा सा पतन भी करने का कारण बने ये बाद में, क्योंकि ये इस मनसबदार के पाले हुए सैनिक हैं। अगर ये मनसबदार चाहे तो राजा के विरुद्ध जाएगा तो ये जो सैनिक होंगे ये इसी का साथ देंगे। ठीक है, तो भिन्न भी, और इसका एक ये भी था कि ये अगर सैनिकों को ट्रेंड करते हैं तो सैनिक एक जैसे ट्रेंड नहीं होंगे सारे देश में। सैनिक जो हैं अलग अलग तरीके से ट्रेंड होंगे, लड़ते समय जब लड़ाई होगी तो वो अलग अलग तरीके से लड़ रहे होंगे और इस तरह से भी वो हार जाएंगे। डिटेल फॉर्म में मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां रीजन डिप्लिक्टिंग करप्शन इन हिज फादर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एक मिनिएचर है जहां करप्शन, देखो ये थैली दी जा रही है और इस तरह से इसकी बेचारे का हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये व्यक्ति जो मोटा ताजा है इससे कुछ वसूल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये करप्शन का प्रतीक था। जबत एंड जमींदार, जबत और जमींदार क्या है? द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वर टैक्स, मतलब टैक्स चाहे वो खेती से आता हो चाहे पूंजी जो व्यापारी हैं उनसे आता था। ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द पीजेंट्री, किसानों से आता था लगभग, और बहुत ज़्यादा लिया जाता था। 20 अगर क्विंटल गेहूं होती तो लगभग 12-13 क्विंटल टैक्स के रूप में देना पड़ता। आजकल किसानों पे टैक्स नहीं है, वही बड़ी अच्छी ये बात है क्योंकि उनकी कमाई पहले ही बहुत कम है। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट, पहले भी कमी होती थी, आज की बजाय तो कमी होती गई, लेकिन टैक्स उन पे बहुत ज़्यादा था। पीजेंट पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल इलाइट्स, और जो रूरल इलाइट्स का मतलब होता है वो लोग जो गांव के चौधरी होते हैं, नंबरदार वगैरह, उनके माध्यम से टैक्स इकट्ठा करते थे। तो वो लोग बड़ा क्या करते थे, अत्याचार करते थे जो गरीब किसान थे उन पे। दैट इज द हेडमैन और लोकल चिफ्टियन, वो मुखिया होता था या सरपंच होता था। द मुगल यूज वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरी वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चिफिटियन। जमींदार का मतलब है वो सारे दलाल जो बीच में राजा और पीजेंट के बीच में होता था, जो टैक्स इकट्ठे करते थे, चाहे वो लोकल हेडमैन हो चाहे पावरफुल मुखिया हो। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर के एक टैक्स रेवेन्यू मिनिस्टर थे, राजस्व मंत्री टोडरमल, नाम सुना होगा, राजपूत थे। कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप फील्ड, तो सबसे पहले इसने कहा कि भाई इस तरह तो ये गलत है, राजस्थान में जहाँ कुछ नहीं पैदा होता वहाँ भी आप टैक्स इतना ही लगा देते हो, जबकि पंजाब जैसे इलाके में जहाँ ज़्यादा फसल होती है वहाँ भी उतना ही टैक्स लगाते हो। तो उन्होंने जमीन को नपवाया था इस तरह से कि किस जमीन पे ज़्यादा टैक्स और किस पर कम लगाया जाना चाहिए। प्राइसेस एंड एरियाज,
एरिया तय किया था और उस पर प्राइस कितने लगेंगे। कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर पीरियड, 10 साल के लिए 1570 टू 1518, 1570 से लेकर 80 तक ये मेजरमेंट हुई। ऑन द बेसिस, और इसके आधार पर ऑफ डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप्स इन कैश, हर फसल पर कैश के रूप में टैक्स लिया जाने लगा। फिक्स कर दिया टैक्स की, इससे ज़्यादा आप लोगे नहीं, तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल, हर प्रांत को रेवेन्यू सर्कल में बांटा गया विद इट्स ओन शेड्यूल्स ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। और जितनी जितनी मतलब मान लो कोई नहरी पानी की ज़मीन थी जिसमें उपजाऊ ज़्यादा थे तो वो क्षेत्र बांटे गए, उन पे ज़्यादा टैक्स लगाया गया। कोई भूमि ऐसी थी जो बंजर थी या जिसमें कुछ भी नहीं होता था, बरसात भी कम होती थी, वहाँ पर टैक्स कम लगाया गया। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज आल्सो नोन एज जब्त। इस रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहते हैं? जब्त। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। इट वाज प्रिविलेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड। ये सब उन जगह पर थे जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे करते थे या मुगलों के अधीन जो भूमि थी, दूसरे राजाओं के अंडर जो भूमि थी वो अपने तरीके से करते थे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात और बंगाल में ऐसी चीजें नहीं थी, क्योंकि शायद गुजरात और बंगाल तब तक मुगल साम्राज्य के हिस्से ना बने हों। इन सम एरिया द जमींदार एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर। जमींदारों के पास पावर बहुत ज्यादा थी। और दो एक्सप्लोइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। लेकिन जो मुगल शासकों के मुगल जो प्रशासक थे उन्होंने जब ज़्यादा शोषण करना शुरू किया तो रिबेलियन भी, विरोध भी हुए। कब तक शोषण करवाएगा किसान। समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट एलीज इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। कई बार तो जमींदार और पीजेंट अगर वो एक ही कास्ट के होते तो वो भी मुगल अथॉरिटी के विरुद्ध जो है मुगल जो प्रशासक थे उनके विरुद्ध रिबेल कर देते, विद्रोह कर देते। दीज पीजेंट रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। और 17वीं शताब्दी के अंत तक तो मुगल संप्रदाय के लिए एक चैलेंज बन चुका था, मुगल साम्राज्य के लिए एक चैलेंज बन चुके थे इन पीजेंट्स के विद्रोह। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।